हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्जाम जो 26 और 27 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपका जो भी डाउट हो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का भी हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। ऑप्शन है ए, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। ऑप्शन बी, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। ऑप्शन सी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। और ऑप्शन डी, द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र में इनमें से सत्य है कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। उत्पादक का मतलब होता है पेड़ पौधे और प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब होता है शाकाहारी जीव जंतु। जो उत्पादक होते हैं यानी कि पेड़ पौधे होते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी जीव जंतुओं से अधिक होते हैं। इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। जबकि जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी जीव होते हैं और शाकाहारी जीव अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर यानी कि उत्पादकों पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, ना कि न्यूनतम रूप से। इसलिए ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि उत्पादक अधिक होते हैं, ना कि प्राथमिक उपभोक्ता। और ऑप्शन नंबर डी है, द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है। तो ऐसा नहीं है कि द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है या फिर प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होंगे। जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे वो द्वितीयक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक स्तर पर जो उपभोक्ता मिलेंगे वो अपने अगले स्तर पर मिलने वाले उपभोक्ता से अधिक संख्या में मिलेंगे। यानी प्राथमिक उपभोक्ता जो उत्पादक है वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होंगे और प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता से अधिक होंगे, तभी संतुलन बना रह सकता है। और इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का उपयोग किया गया था सबसे पहले एजी टांसले के द्वारा वर्ष 1935 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा, एजी टांसले के द्वारा वर्ष 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। ऑप्शन है ए, नैसर्गिक पर्यावरण। ऑप्शन बी, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ऑप्शन सी, शहरी पर्यावरण। और ऑप्शन डी, आधुनिक पर्यावरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंट। और ध्यान रखिएगा, मानव गतिविधियों से जो वातावरण में प्रदूषण होता है उसे भी कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जातीय विविधता में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना था, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जातीय विविधता में कमी आती जाती है, ना कि वृद्धि होती है। इसीलिए ऑप्शन ए हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी है, उष्ण कटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंध में हमें शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जीव जंतु मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी है, विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षावनों में पाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अधिकांश जैव विविधता अमेजनी वर्षावनों में पाई जाती है क्योंकि वो सदाबहार वन है। और ऑप्शन नंबर डी है, जातीय विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जातीय विविधता उष्ण कटिबंध से अगर शीतोष्ण कटिबंध की तरफ जाएंगे तो वो भी घटेगी, और अगर शीतोष्ण से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो फिर और भी जातीय विविधता घटती जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है कि जातीय विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। ऑप्शन है ए, लाइकेन्स। ऑप्शन बी, मैथिल मर्क्यूरी। ऑप्शन सी, गुलाब का पौधा। ऑप्शन सी,
और ऑप्शन डी है सूरजमुखी का पुष्प। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करते हैं लाइकेन्स। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। कवक व शैवाल, कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है लाइकेन। लाइकेन पेड़ों की छालों पर, चट्टानों पर, नग्न चट्टानों पर यहाँ उगे हुए मिलते हैं। और लाइकेन जैविक प्रदूषण के रूप में, वायु प्रदूषण के जैविक संकेतक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि लाइकेन वायु प्रदूषण वाले इलाके में नहीं पाए जाते हैं और ये सल्फर डाइऑक्साइड वाले वायु प्रदूषण में तो बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर लाइकेनों की संख्या में बहुत ज्यादा कमी आ रही हो तो मान लीजिएगा कि वहां पर वायु प्रदूषण बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। यानी कि इन घटनाओं को उनके समय के अनुसार लगाना है। नंबर 1 है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। डेट आपको सभी की याद रखनी है इनकी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, तभी आप इन्हें लगा पाएंगे। नंबर 2 है जैव विविधता अधिनियम 2002 में। नंबर 3 है प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ये तो बहुत फेमस है। नंबर 4 है प्रोजेक्ट हाथी यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। तो सबसे पहले आया था हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, यानी सबसे पहले आएगा हमारा 1। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को आया था, यानी 1 के बाद आता है 3। तो 1 के बाद 3 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। पूरा मिलाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको सभी पता है तो आपको अपना टाइम भी बचाना है, इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि कूट के माध्यम से, आप एलिमिनेशन के माध्यम से अपना आंसर तक पहुंच जाए। मिला सकते हैं। उसके बाद आएगा हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी 4, उसके बाद जैव विविधता अधिनियम 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिया गया है, कूट की सहायता से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कूट इसके नेक्स्ट पेज पर है। कथन है हमारा, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मानव समाज के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कारण, क्योंकि सतत विकास अभिप्राय एक ऐसे विकास है जो कि भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। कारण भी हमारा बिल्कुल सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सतत विकास से अभिप्राय एक ऐसे विकास से है जो कि भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। यानी सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी की बल्कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। दोनों कथन सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है। ऑप्शन है ए क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका का, ऑप्शन सी सिक्किम भारत का और ऑप्शन डी क्यूबेक कनाडा का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम भारत का। सिक्किम भारत का विश्व का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य है, 100% जैविक राज्य है सिक्किम भारत का, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फाओ के द्वारा सिक्किम के जो मुख्यमंत्री थे उन्हें गोल्ड अवार्ड भी दिया गया था। इसे 2016 में जैविक राज्य के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। एक तरफ है प्रोटोकॉल या सम्मेलन, दूसरी तरफ है कि वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है कार्टेजना प्रोटोकॉल। कार्टेजना प्रोटोकॉल का संबंध है बायोसेफ्टी यानी कि जैव सुरक्षा से, बिल्कुल सही सुमेलित है। ध्यान रखिएगा, सब भी हो सकता है आपसे डायरेक्ट ही पूछा जाए। ऑप्शन नंबर बी है स्टॉकहोम सम्मेलन यानी कि स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये संबंधित है पॉप्स यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट अनवरत जैविक प्रदूषक से, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से, बिल्कुल सही सुमेलित है।
और ऑप्शन नंबर डी है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से, ना कि जल संरक्षण से। इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है जापान के शहर क्योटो में हुआ था 1997 में, और इसका संबंध है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है, कूट की सहायता से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं, तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सबसे अधिक संख्या में पाई जाती हैं। कारण है क्योंकि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। कारण भी हमारा सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो हमारा सही आंसर होगा। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं क्योंकि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। तितलियां अनियततापी प्राणी यानी कि कोल्ड ब्लडेड होती हैं। अगर तापमान ज़्यादा कम होता है तो इनके पंख जम जाते हैं, ये उड़ नहीं सकती हैं। तितलियां कम तापमान में उड़ नहीं पाती हैं, इसलिए तितलियों के लिए जो अनुकूल तापमान होता है वो होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र, और इसी कारण से उष्णकटिबंध में तितलियों की प्रजातियां अधिक संख्या में पाई जाती हैं। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इसके बाकी के कूट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके जितने भी क्वेश्चन सही हुए हों आप उसे कमेंट में जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा, ऑप्शन है ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, और ऑप्शन डी बढ़ सकती है या घट सकती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज, यानी कि घटती है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। जब पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से, मान लीजिए प्रथम पोषी स्तर, ये द्वितीय पोषी स्तर, ये तृतीय पोषी स्तर और ये शीर्ष पोषी स्तर, पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे जैसे एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर की तरफ जाते हैं तो ऊर्जा की मात्रा केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण ही, केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण ही एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में हो पाता है। शेष 90% ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। इसीलिए पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती है, और इसे लिंडमैन के द्वारा बताया गया था। उनके द्वारा 10% लॉ दिया गया था लिंडमैन के द्वारा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दुर्लभ उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ऑप्शन है ए जीन संरक्षण, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन सी जनसंख्या नियंत्रण, और ऑप्शन डी प्रदूषण नियंत्रण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट कंजर्वेशन। पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 यानी कि ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, और ये पुरस्कार दिया जाता है यूएनईपी के द्वारा दिया जाता था। 1987 में स्टार्ट किया गया था और 2003 तक इसे दिया गया। ध्यान रखिएगा, यूएनईपी के द्वारा शुरू किया गया था 1987 में, 2003 तक दिया गया। फिर इसकी जगह 2005 से एक दूसरा पुरस्कार यूएनईपी के द्वारा दिया जा रहा है जिसे कहते हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार की जगह यूएनईपी के द्वारा दूसरा पुरस्कार शुरू किया गया 2005 में, वो था चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। और यूएनईपी, अगर यूएनईपी की बात करें, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी की स्थापना की गई थी 1972 में और मुख्यालय है इसका नैरोबी, केन्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन से इनमें से कौन सा संबंधित है। ऑप्शन है ए लाल शैवाल, ऑप्शन बी भूरा शैवाल, ऑप्शन सी हरा शैवाल, और ऑप्शन डी नीला हरा शैवाल। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नीला हरा शैवाल, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी जैविक नाइट्रोजन निर्धारण यानी कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित है। नीले हरे शैवाल ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
धुआं यानी कि स्मोग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि स्मोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन तथा ओजोन, ऑप्शन बी ओजोन तथा नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन और ऑप्शन डी नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। जो स्मोग है वो वास्तव में दो शब्दों से मिलकर बना है। हमारा स्मोग दो शब्दों से मिलकर बना है, स्मोक प्लस फोग। स्मोक प्लस फोग, इन दो शब्दों से मिलकर बना है स्मोग। और जो स्मोग है वो वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? ऑप्शन है ए SDG 6, ऑप्शन बी SDG 7, ऑप्शन सी SDG 8 और ऑप्शन डी SDG 9। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए SDG 6। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता 2030 तक सभी के लिए ये स्वच्छ जल और स्वच्छता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है। यानी कि 2030 तक हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 के माध्यम से सभी के लिए पानी की उपलब्धता और उसके स्थायी प्रबंधन का लक्ष्य निर्धारित किया है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? ऑप्शन है ए गंगा का मैदान, ऑप्शन बी ट्रांस हिमालय, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट और ऑप्शन डी मध्य भारत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट। जो भारत का पश्चिमी घाट है वो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। बेसिकली भारत में जैव विविधता के 4 संपन्न क्षेत्र माने जाते हैं जिन्हें कहा जाता है जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। वो भारत के 4 क्षेत्र हैं। पहला है हमारा हिमालय हॉटस्पॉट जिसमें आता है पूर्वी और पश्चिमी हिमालय, दोनों को इसमें शामिल किया जाता है वर्तमान में। पहले उसमें केवल पूर्वी हिमालय को शामिल किया जाता था लेकिन अब उसमें पश्चिमी हिमालय को भी शामिल किया जाता है। तो पहला है हमारा हिमालय हॉटस्पॉट जिसमें पूर्वी और पश्चिमी हिमालय दोनों आते हैं। दूसरा है हमारा इंडो बर्मा जिसमें आता है पूर्वोत्तर भारत और अंडमान के द्वीप। तीसरा है हमारा सुंडालैंड हॉटस्पॉट जिसमें आता है निकोबार के द्वीप। और चौथा है हमारा पश्चिमी घाट और श्रीलंका हॉटस्पॉट जिसमें आता है भारत का पश्चिमी घाट। तो ये 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट के क्षेत्र हैं जिनमें भारत की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और जैव विविधता शब्द का उपयोग किया गया था सबसे पहले वाल्टर जी रोसन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, वाल्टर जी रोसन के द्वारा जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी शब्द का उपयोग किया गया था 1985 में। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समृद्धि की सीमा यानी कि लिमिट टू ग्रोथ, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ए क्लब ऑफ रोम के द्वारा, ऑप्शन बी यूनेस्को के द्वारा, ऑप्शन सी ब्रटलैंड आयोग के द्वारा और ऑप्शन डी एजेंडा 21 के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लब ऑफ रोम के द्वारा। दरअसल 10 देशों के 30 प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बैठा था अप्रैल 1968 में रोम के एकेडमिया डी लिंसी में। अप्रैल 1968 में रोम के एकेडमिया डी लिंसी में 10 देशों के 30 प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था जिससे क्लब ऑफ रोम की अवधारणा का प्रतिपादन वहां से हुआ था। क्लब ऑफ रोम की वहां से अवधारणा प्रतिपादित हुई थी और उसी क्लब ऑफ रोम के द्वारा फिर समृद्धि की सीमा यानी कि लिमिट टू ग्रोथ इसकी अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था 1972 में इसी क्लब ऑफ रोम के द्वारा। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। क्लब ऑफ रोम की जो अवधारणा है वो आई थी 1968 में रोम में एकेडमिया डे लिंसी में इनकी बैठक हुई थी और इसी क्लब ऑफ रोम के द्वारा फिर 1972 में समृद्धि की सीमा यानी कि लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि यानी कि लैंड ऑफ बिग गेम्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए शीतोष्ण घास का मैदान, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रदेश, ऑप्शन सी उष्ण रेगिस्तान प्रदेश और ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। ट्रॉपिकल सवाना रीजन जो उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश है उसे लैंड ऑफ बिग गेम्स यानी कि बड़े बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। और सवाना प्रदेश कहाँ है? ये घास के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। पूर्वी अफ्रीका में सवाना कहा जाता है, ब्राजील में कंपोस्ट कहा जाता है और वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। तो
तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सभी कुछ हम लिख नहीं पाते हैं क्योंकि हाथ से लिखना होता है, तो इसीलिए बोलकर बता देते हैं, आप उन्हें ध्यान से सुनिएगा। सवाना घास के प्रदेश, जो सवाना घास स्थल वो पाया जाता है पूर्वी अफ्रीका में। ब्राजील में कंपोज कहते हैं उन्हीं घास के मैदानों को, और वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जहाँ पर लगभग सवाना में जो घास पाई जाती है लगभग उसकी ऊंचाई 5 मीटर तक होती है, और इसे हाथी घास भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों यानी कि एंथ्रोपोजेनिक बायोम का एक उदाहरण है? जो मानव से संबंधित होता है उसे कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक, चाहे वो पर्यावरण हो, प्रदूषण हो या फिर बायोम हो। ऑप्शन है ए जलतंत्र, ऑप्शन बी घास का मैदान, ऑप्शन सी वर्षावन और ऑप्शन डी फसली भूमि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फसली भूमि, यानी कि जो क्रॉपलैंड है वो एक मानव जनित बायोम या एक आर्टिफिशियल बायोम, कृत्रिम बायोम का उदाहरण है, जबकि जल तंत्र, घास का मैदान और वर्षावन ये तीनों ही प्राकृतिक बायोम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है ए भावनगर, ऑप्शन बी जामनगर, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी पुदुचेरी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जामनगर। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी जामनगर में स्थित है, और जामनगर कहाँ है? गुजरात में। तो भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी जामनगर गुजरात में स्थित है, और इस सेंटर की स्थापना की गई थी समुद्र तटीय क्षेत्र में, जो तटीय क्षेत्र है वहां पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए। पीपीपी मॉडल से बनाया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए कस्तूरी मृग, ऑप्शन बी है गोल्डन ओरियोल, ऑप्शन सी येलो थ्रोटेड मार्टन और ऑप्शन डी हंगुलिया कश्मीरी स्टैग। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे पहले तो वो जम्मू कश्मीर में है, ये आप ध्यान रखिएगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम या डाचीगाम भी कहते हैं, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ये ध्यान रखिएगा। और ये हंगुल यानी कि कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है, दाचीगाम नेशनल पार्क, और वो हंगुल यानी कि कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 22 मई, ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 23 जून और ऑप्शन डी 16 अप्रैल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 मई। विश्व जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है जैव विविधता के संरक्षण के लिए 22 मई को। और जैव विविधता का मतलब होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीव जंतु और पौधों की विविधता। और जैव विविधता शब्द का उपयोग सबसे पहले किया गया था वाल्टर जी रोसन के द्वारा 1985 में, ये अभी हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? ऑप्शन है ए केवल चक्रवातों की, ऑप्शन बी केवल तूफानों की, ऑप्शन सी केवल बवंडरों की और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी की। वैश्विक ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण चक्रवात, तूफान, बवंडर इन सभी की बारंबारता और इनकी प्रचंडता बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। एक तरफ है हमारे उद्यान, विभिन्न उद्यान, दूसरी तरफ है उनसे संबंधित राज्य। तो कौन सा उद्यान, कौन सा नेशनल पार्क या कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है सिमलीपाल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ये हमारा गलत सुमेलित है क्योंकि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है, ना कि मध्य प्रदेश में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत सुमेलित है। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में और सिमलीपाल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण यानी कि इन सीटू कंजर्वेशन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है ए जैवमंडल आगार यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी वनस्पतिक बाग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी पवित्र उपवन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बोटेनिकल गार्डन यानी कि वनस्पति बाग। ये इन सीटू कंजर्वेशन रणनीति का उदाहरण नहीं है। बेसिकली जैव विविधता के संरक्षण के लिए, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए दो प्रकार की रणनीति अपनाई जाती है। एक होती है इन सीटू कंजर्वेशन यानी कि स्ववासन संरक्षण, दूसरी होती है एक्स सीटू कंजर्वेशन यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण। जो इन सीटू कंजर्वेशन होता है उसका मतलब होता है कि जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण दिया जाता है। इसके माध्यम से लाभ होता है कि हम एक जगह में एक साथ ही कई विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का, बड़ी संख्या में जीव जंतुओं का संरक्षण कर पाते हैं। और इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं जैवमंडल आगार यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेक्रेड ग्रोव्स यानी कि पवित्र उपवन, ये सभी इन सीटू कंजर्वेशन के तहत आते हैं। जबकि जो एक्स सीटू है उसका मतलब होता है कि प्रजातियों को, जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक स्थान से निकालकर उन्हें कहीं और पर संरक्षित किया जाता है, उन्हें कहीं और संरक्षण दिया जाता है। उसे कहते हैं हम एक्स सीटू कंजर्वेशन यानी कि बाह्य स्थानीय संरक्षण। उन्हें उनके स्थान से निकालकर कहीं और संरक्षित किया जाता है, जैसे कि बोटेनिकल गार्डन, वनस्पति बाग। ये एक्स सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ओजोन और ऑप्शन डी फ्लोराइड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ओजोन। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया ओजोन पैदा करती है। जो सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी विकिरण है, सूर्य के प्रकाश में जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो ऑक्सीजन के अणुओं से अभिक्रिया करके ओजोन का निर्माण करती हैं और इसी प्रक्रिया से समताप मंडल में ओजोन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? ऑप्शन है ए आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन बी आर्थिक विकास, ऑप्शन सी संपोषणीय विकास और ऑप्शन डी मानव विकास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संपोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत करना कहलाता है संपोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन है ए एम्स्टर्डम में, ऑप्शन बी कैनबर्रा में, ऑप्शन सी ओटावा में और ऑप्शन डी नागासाकी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में और ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी 1971 में कनाडा के वैंकूवर में। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कनाडा के वैंकूवर में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। पर्यावरण से संबंधित एक एनजीओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था? ऑप्शन है ए मॉस्को में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी बर्लिन में और ऑप्शन डी टोक्यो में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पेरिस में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का जो COP21 है वो आयोजित किया गया था फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है यानी कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट है? ऑप्शन है ए स्मोग, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी फ्लाई ऐश। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्मोग। जो स्मोग है वो द्वितीयक प्रदूषक है। स्मोग दो शब्दों से मिलकर बनता है, स्मोक प्लस फोग, उससे मिलकर बनता है स्मोग और ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। बेसिकली जो प्रदूषक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक प्रदूषक और दूसरे होते हैं द्वितीयक प्रदूषक। जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं वो सीधे ही सोर्स से उत्पन्न होते हैं। जैसे हमने कोई लकड़ी जलाई, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकली तो वो हो गया हमारा प्राथमिक प्रदूषक, क्योंकि वो सीधे सोर्स से निकला है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्लाई ऐश ये सभी प्राथमिक प्रदूषक हैं।
जबकि जब जब प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक वातावरण में मौजूद पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके कोई प्रदूषक बनाते हैं तो उसे कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक, जैसे कि स्मोक। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब प्राथमिक वायु प्रदूषक जो होते हैं, जो प्राथमिक वायु प्रदूषक होते हैं, जब वो वातावरणीय पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके कोई कोई प्रदूषक बनाते हैं तो उसे कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक, जिसमें आते हैं स्मोक, पैन, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी कि पैन, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, स्मोक, ओजोन, ये सभी क्या हैं? ये हैं द्वितीयक प्रदूषक। इन्हीं एग्जाम्पल को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षतः काफी अधिक होती है? ऑप्शन है ए गहरे समुद्र, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन सी कोरल रीफ और ऑप्शन डी मरुस्थल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। पृथ्वी पर स्थित किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन साथ ही कोरल रीफ में भी अभी तक ऐसा अनुमान है कि कोरल रीफ में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भी है। आयोग ने इसका आंसर दोनों माना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर दोनों माना है क्योंकि कोरल रीफ वर्तमान में लगभग कोरल के लगभग 10 लाख प्रजातियों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल 10% का ही अभी तक हमने अध्ययन किया है। तो कोरल रीफ में भी सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन और कोरल रीफ, इन दोनों में प्रजाति विविधता काफी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन है ए सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी पर्वतीय, ऑप्शन डी मरुस्थलीय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मैरीन यानी कि ओशियन। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर, सबसे अधिक स्टेबल पारिस्थितिकी तंत्र है और अपनी रासायनिक संरचना के कारण सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है सागरीय यानी कि महासागर पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? ऑप्शन है ए 2000, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2012 और ऑप्शन डी 2015। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2008। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये लोकार्पित की गई थी 30 जून 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा नई दिल्ली में इसका लोकार्पण किया गया था, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही। ये था हमारा सेकंड पार्ट, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रैक्टिस सेट का ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि अच्छे से कंटेंट डालने का मोटिवेशन मिले, और आपका जो भी डाउट हो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।